नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। G20 देशों की ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला वापस लिया। अमेरिका ने चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को दक्षिण कैरोलिना तट पर मार गिराया। और ढाका में सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। महाखेल का शुभारंभ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हुआ था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्ष 2017 से इसका आयोजन करते रहे हैं। इस वर्ष के आयोजन में कबड्डी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस महाखेल में जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों के 6400 से अधिक युवा और खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। G20 देशों की ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। 3 दिन की बैठक में G20 और 9 अतिथि देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। बैठक में ऊर्जा अंतरण संबंधी तकनीक की कमी को दूर करने और कम लागत पर धन उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी। चर्चा में ऊर्जा सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक उपलब्धता पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। महत्वपूर्ण तकनीकों के उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर कम लागत पर धन उपलब्ध कराने तथा अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग की संभावनाओं पर भी विमर्श होगा। बैठक में वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाने और जैव ऊर्जा के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रयास भी होगा। G20 कार्य समूह की बैठक से अलग कार्बन के उपयोग और भंडारण संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जा रही है। 7 फरवरी को प्रतिनिधिगण इन्फोसिस के हरित भवन परिसर और पावागढ़ में मेगा सोलर पार्क भी जाएंगे, जहां उन्हें भारत में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की झलक मिलेगी। बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO की आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला वापस ले लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ENPO ने केंद्र सरकार में विश्वास व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया है और इससे राज्य में शांति और विकास प्रक्रिया जारी रखने में मदद मिलेगी। श्री शाह ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए ENPO को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों को इस बात के प्रति आश्वस्त करने के अथक प्रयास किए हैं कि सरकार उनके साथ है। एक रिपोर्ट। ENPO ने गृह मंत्रालय के अनुरोध और गृह मंत्री के आश्वासन के बाद ये फैसला लिया है। उसने कहा कि उसने राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के हित में 26 अगस्त 2022 के प्रस्ताव में तत्काल प्रभाव से ढील देने का फैसला किया है। ENPO ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे चुनाव के संचालन में सरकार के साथ सहयोग करें। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत सरकार में विश्वास दिखाता है। समाचार कक्ष से मनोज। इस बीच त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। त्रिपुरा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और घर घर जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने बीजेपी उम्मीदवार मीना रानी सरकार के समर्थन में बदरघाट में घर घर जाकर प्रचार किया। बाद में मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए दक्षिण त्रिपुरा जिले के ऋषिमुख में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर साहा ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाला जो राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता मानिक सरकार ने भी धनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद बिप्लब देब ने भी पार्टी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। कुणाल शिंदे
आकाशवाणी समाचार अगरतला। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा सहित कई उम्मीदवारों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कल पर्चे दाखिल किए। राज्य में पर्चे दाखिल करने के लिए अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। पर्चों की जांच 8 फरवरी को की जाएगी और 10 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उधर नागालैंड में कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। 615 एकड़ में फैली द ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस कारखाने में मरम्मत और रखरखाव की सुविधा भी होगी। शुरुआत में तुमकुरू में प्रतिवर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर किया जाएगा। इस केंद्र में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के बहुउद्देश्य हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के असैन्य हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। समाचार कक्ष से बलबीर सिंह गुलाटी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। ये इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है। श्री शाह ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि संरक्षण को एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के निजीकरण की संभावना को खारिज किया है। रेल मंत्री ने कल कहा कि कुछ राज्य सरकारों के असहयोग के बावजूद केंद्र ने अनुदान आवंटित किया है और अनेक परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 50 से अधिक स्थानों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार कई रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और उनके सुधार के लिए अनुदान दे रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत अब दुनिया भर में स्टार्टअप परिवेश का केंद्र है। ये 90,000 स्टार्टअप्स के साथ तीसरे स्थान पर है और इनमें 107 यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल संपदा $30 अरब है। कल उन्होंने कहा कि ये युवाओं के योगदान से ही संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल 10 देशों के लिए वीजा सुविधा प्रदान करने वाले वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र 9 फरवरी से काम करना आरंभ कर देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस केंद्र पर ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी सहित कई देशों के वीजा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस केंद्र की क्षमता प्रति वर्ष 1,20,000 से अधिक आवेदन स्वीकार करने की है। आज संत गुरु रविदास जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संत रविदास महान समाज सुधारक और शांति, प्रेम तथा बंधुत्व के संदेशवाहक थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने तथा वंचितों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किए। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से संत रविदास की शिक्षाओं को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गायिका वाणी जयराम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि वाणी जयराम को अपने कोमल स्वर से कई भाषा के गीतों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्मरण रखा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उनका निधन सृजनशील विश्व के लिए एक बड़ी क्षति है। 78 वर्षीय वाणी जयराम का कल चेन्नई में निधन हो गया। सरकार ने उन्हें इस वर्ष पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की थी। उन्होंने बोले रे पपीहरा सहित 19 भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने गाए। बोले रे पपीहरा, पपीहरा
भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग प्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि तीनों देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना तैयार करने की संभावना तलाशेंगे। अमेरिका ने पिछले सप्ताह से अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। अमेरिकी हवाई क्षेत्र में चीनी गुब्बारा दिखने के कारण विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी चीन यात्रा स्थगित कर दी। इस बीच अमेरिका ने शुक्रवार को एक और चीनी गुब्बारा लैटिन अमेरिका में देखे जाने की सूचना दी है। चीन ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा है कि उसने कभी किसी संप्रभु देश के भौगोलिक और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। यूक्रेन और रूस ने लगभग 200 युद्ध बंदियों की अदला बदली की है। दोनों पक्षों ने कल इस पर सहमति व्यक्त की थी। रूस ब्रिटेन के 2 स्वयंसेवियों के शव भी यूक्रेन भेज रहा है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं निखिल कुमार। ढाका में सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में भूटान को 12 गोल से हराया था। प्रतियोगिता में नेपाल की टीम भी हिस्सा ले रही है। सभी मैच ढाका के वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमाल स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। 4 टीमों के राउंड रॉबिन मुकाबलों के बाद शीर्ष 2 टीमें 9 फरवरी को फाइनल में खेलेंगी। भारत का अगला मैच मंगलवार को नेपाल के साथ होगा। उधर एशियाई क्रिकेट परिषद एशिया कप प्रतियोगिता को पाकिस्तान से बाहर किसी और स्थान पर आयोजित कर सकती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय अगले महीने लिया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी के बीच कल बहरीन में औपचारिक मुलाकात हुई। एशिया कप इस वर्ष सितंबर में पाकिस्तान में आयोजित होना निर्धारित था। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। अडानी को क्लीन चिट, वित्तमंत्री बोली देश की छवि को कोई नुकसान नहीं। हरिभूमि सहित अन्य अखबारों की खबर है। देशबंधु लिखता है अडानी को संघ व सरकार का साथ। हिंदुस्तान की सुर्खी है वित्तमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था पर असर नहीं। सरकार कर रही किचन क्रांति की तैयारी, घर घर पहुंचेगा सौर चूल्हा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लॉन्च करेंगे ट्विन कुकटॉप मॉडल। उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की खबर अधिकतर अखबारों ने दी है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज। हरिभूमि लिखता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को दी नियुक्ति। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर कपल बनेंगे माता पिता। नवभारत टाइम्स ने यह खबर अपने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। देश में 2026 तक 33% तक बढ़ सकते हैं कैंसर के मामले। अमर उजाला की सुर्खी है जनसत्ता लिखता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया आह्वान स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत कर कैंसर के मामले रोकें। शॉर्टकट शब्द लिखने से पिछड़ रहे सीबीआई के बच्चे, 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिका की जांच में हुआ खुलासा। हिंदुस्तान ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। मशहूर गायिका वाणी जयराम के निधन का समाचार सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है पपीहरा हुआ शांत, वाणी जयराम नहीं रही। दिमाग का ब्रेक कंट्रोल से बाहर तो समझें बड़ा खतरा। दैनिक भास्कर अध्ययन शीर्षक से लिखता है चिंता का मकड़ जाल है रूमिनेटिंग। जो समस्या न सुलझे उस बारे में न सोचें, गाने सुनकर टालें। मौसम की मार, कहीं जल रहे जंगल तो कहीं ठंड से जम गई जिंदगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है कश्मीर में हिमपात, बर्फ की सफेद सड़क पर फंसे वाहन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। G20 देशों के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला वापस लिया। अमेरिका ने चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को दक्षिण कैरोलिना तट पर मार गिराया। और ढाका में सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।